Once again, initiation, planning, execution, monitoring, control, closing, scope, schedule, cost, quality, resource, communication, risk, procurement, stakeholder, और इन सबको कंबाइन कर रहा है इंटीग्रेशन. इन सबको कंबाइन कर रहा है इंटीग्रेशन. देयर आर वेरियस न्यूमेनिक्स. मैंने एक मास्टर क्लास भी बनाई थी, मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा टू रिमेंबर दिस न्यूमेनिक्स. बट आई हैव फाउंड इट दैट यू स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, सो यू डोंट नीड न्यूमेनिक्स. आपको वैसे याद हो जाएगा. आई होप सो. अब इसके आगे से ना दो तरीके होते हैं. एक वो तरीका है जिसमें नोट्स में पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ाते हैं आपको, नोट्स भी है और बुक भी है, नॉलेज एरियाज के. बट आई हैव फाउंड इट कि प्रोसेस ग्रुप से अगर पढ़े ना तो दैट्स अ डिफरेंट वे एंड मे बी अ मोर इफेक्टिव वे. तो आज हम प्रोसेस ग्रुप से पढ़ेंगे. ठीक हो गया जी? आमिर भाई ये बता दें कि आप बुक में कौन सा चैप्टर को रेफर कर रहे हैं, ये भी साथ असल में नोट्स में मेंशन हो जाए तो थोड़ा. अभी तक जो है ना हमने बुक में पढ़ा है, हमने नोट्स और बुक दोनों में पढ़ा है चैप्टर 1 से 3. अब मैं जो करने लगा हूँ ना, अब मैं सारे बुक्स का रिदम वायलेट करने लगा हूँ. अब मैं जो अंदर से पढ़ाऊंगा प्रोसेस ग्रुप से. ठीक है. मैं अभी आप लोगों से जो हमने एक पढ़ी थी, वो ग्रिड किस पेज पे है, किसी को पता है? नोट्स या बुक के कौन से वो जो एसी की 49 प्रोसेसेस की. अच्छा जी, मुझे रटाने याद रहता है यार. मैं नया बना सकता हूँ 2 मिनट में. देखिए हाँ ये आ गया. नोट्स में है आपकी 114 पेज नंबर. अच्छा जी, ये देखें, ये नोट्स की है. और अगर आप बुक खोलते हैं, बुक आप लोगों ने किसी ने प्रिंट आउट की है? दो चैप्टर्स किए थे, सेकंड और थर्ड. ऑनलाइन इसी पे पढ़ रहा हूं. मैं आप लोगों से सजेस्ट करूंगा अपने आप को ना आदत डालें ऑनलाइन पढ़ने की. अभी आदत नहीं होगी किसी को भी. ठीक है, आदत डालें ऑनलाइन पढ़ने की, क्योंकि आगे जो फ्यूचर है ना वो सारा है कि प्रिंटेड बुक्स एक्सपेंसिव है एंड दिस इज यूजलेस. अगर बड़ी बात है ना तो किंडल खरीद ले. दैट्स किंडल का पता है आप लोगों को? नहीं यार ये आईपैड की तरह होती है. ठीक है, अमेजोन की. उसमें बुक्स आप खरीद सकते हैं, बड़ी इजीली पढ़ सकते हैं. अच्छा जी, और ये बुक पे है पेज नंबर 64 पे, पीडीएफ 64 पे, और प्रिंट करते हो तो पेज नंबर 25 पे. मैंने अरेंज किया हुआ है प्रोसेस ग्रुप. इस पे इनका इनका ट्रांसपोज है, इनका नॉलेज एरियाज है और प्रोसेस ग्रुप है. ठीक है, जो आपको बेहतर लगे आप पढ़ लें. अच्छा, आज हम पढ़ेंगे इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप. पहले डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर और आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर. अच्छा जी, प्रोजेक्ट चार्टर पे आते हैं हम. प्रोजेक्ट चार्टर क्या होता है यार? प्रोजेक्ट का पहला डॉक्यूमेंट है. फायदा क्या होता है इसका? जो डायरेक्ट करता है प्रोजेक्ट को, गवर्न करता है कि प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स क्या हैं और क्या रूट रहेगा प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए, क्या रिस्क इन्वॉल्व होंगे, स्टॉक रूल्स कौन से होंगे, कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ द प्रोजेक्ट जो है ना. गुड. एनीवन एल्स? जी मैं वेट कर रहा हूँ, बताएं. या जी, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स और प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर को भी आइडेंटिफाई किया जाता है इसमें. ओके, व्हाट एल्स? लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स डिफाइन की जाती है, उसके अंदर इंटरेस्ट को वो किया जाता है. आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट चार्टर, नॉट स्टेक होल्डर रजिस्टर. अभी प्रोजेक्ट चार्टर की बात हो रही है. डिलीवरेबल्स डिफाइन की जाती हैं मेजर पर्पस टू चार्टर का यही. ओके, ऑल ऑफ यू आर राइट. ठीक है. अच्छा, इनिशिएशन ग्रुप में क्या होता है भाई? इनिशिएशन में काम स्टार्ट होता है. ठीक है, आपने देखना होता है काम क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको लेके चलते हैं. प्रोजेक्ट चार्टर आपका क्या है? या प्लीज रीड. The process of developing a document that formally authorizes the existence of a project and provides the project manager with authority to apply organizational resources to project activities. Here where the initial planning or high level planning is started. ओके जी, क्लियर होगा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? आई डोंट थिंक तो डेफिनेशन में कंफ्यूजन. हम इसके डिफरेंट तरीके से देखेंगे इसको. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अदनान? Establishes a partnership between the performing and requesting organizations
Project manager is identified, provides project manager with the authority to use resources to the project, provides project manager with the reporting authority, issued by the project initiator, sponsor, external to the project, who is funding the project. क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा जी। अब इसकी हमारे पूरा का पूरा जो जितने भी प्रोसेसेस है ना 49 प्रोसेसेस, दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ITTOs, मतलब कुछ इसके इनपुट्स हैं, कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, एंड कुछ आउटपुट्स हैं। ठीक हो गया? क्लियर है जी? अब जो एक प्रोसेस के इनपुट होंगे ना, वो आगे उससे एक प्रोसेस की आउटपुट की अदनान बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक प्रोसेस के इनपुट होंगी, वो कन्वर्ट करेंगी, टूल्स एंड टेक्निक्स से मिलके आउटपुट बनेगी, और जो आउटपुट होगी वो अगले प्रोसेस में अगर इनपुट काम करेगी। इनपुट काम करेगी। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। आवाज कट रही है? अभी भी कट रही है? बताइएगा मुझे। अब ठीक है, थोड़ी बेहतर आई है। ओके, अच्छा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये प्रोजेक्ट चार्टर की हम बात करते हैं ना, पहली बात तो ये जिस प्रोसेस का नाम होगा ना डेवलप, अब है डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? डेवलप प्रोजेक्ट, उसकी आउटपुट, उसकी प्रोसेस है आपका डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर, इसकी आउटपुट प्रोजेक्ट चार्टर होगी। प्रोजेक्ट चार्टर होगी। अगर प्रोसेस है डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, इसकी आउटपुट क्या होगी? यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, मेजर आउटपुट, इसको आप कहते हैं मेजर आउटपुट। ठीक है, तो जहाँ डेवलप का वर्ड आएगा ना, और डेवलप का वर्ड आपका जो है कम से कम 11 दफा आता है। डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, डेवलप स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान, ये पूरे प्रोसेसेस में डेवलप 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 चलता है। ठीक है, अच्छा जी। अब ये देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर में, प्रोजेक्ट चार्टर आउटपुट आया, ये इनपुट जाएगा इन सारे प्रोसेसेस का। ठीक हो गया? ठीक है। अब देखें इसमें कहाँ कहाँ जा रहे हैं, जहाँ जहाँ एक तो सबसे पहले इंटीग्रेशन के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में, जहाँ जहाँ और स्कोप के अंदर 3 जगह पे, प्लान, स्कोप, कलेक्ट रिक्वायरमेंट, ये स्कोप है। चौथा चैप्टर इंटीग्रेशन, 5वां चैप्टर स्कोप, फिर हर जगह जहाँ प्लान लिखा होगा ना वहाँ हर जगह जाएगा ये। ठीक हो गया? डिफाइन वाला में नहीं जाएगा ये? कहाँ पे? डिफाइन वाला, डिफाइन वाला एक प्रोसेस है हमारे पास, डिफाइन स्कोप, डिफाइन स्कोप वो उसमें भी चला। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा इसको पढ़ते जाएंगे ना, इसका चीजें क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? हाँ जी। क्या कंफ्यूजन? नहीं, क्लियर है। ओके, अच्छा मैं थोड़ा टूल्स एंड टेक्निक समझा दूं। मैं हेडफोन उतार रहा हूँ, अगर किसी में क्वेश्चन होगा यू कैन रेज योर हैंड। ओके, अच्छा जी। अब जो टूल्स एंड टेक्निक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो टूल्स एंड टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं टूल्स एंड टेक्निक जनरल बताने जा रहा हूँ, ये टूल्स एंड टेक्निक जगह जगह बार बार इस्तेमाल है। टोटल आपकी जो है ना अप्रोक्सीमेटली 132 टूल्स एंड टेक्निक। ठीक है, इनके नंबर से डरने की जरूरत नहीं है। आपकी जो मेजर 72 टूल्स एंड टेक्निक है ना, ये 6 कैटेगरीज में बनी है, जिनमें डेटा गैदरिंग, जो लिखने के लिए लिखना चाहे लिख लीजिएगा, नहीं लिखना ना लिखिए कोई मसला नहीं। डेटा गैदरिंग, डेटा एनालिसिस, ये बहुत ज्यादा मेजर है। इंटरपर्सनल स्किल्स, ये 3 मेजर। आगे हम 3 जो और हैं वो पढ़ते हैं उसके बाद साथ साथ। अब कैसे टूल्स एंड टेक्निक प्रोपोगेट करेंगे वो हम साथ साथ इसको देखते चले। सबसे पहले हमारी टेक्निक आती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? इट्स बेसिकली आइडिया जनरेशन वर्कशॉप। इसके अंदर क्या होता है, स्टेक होल्डर्स आते हैं, तो 2 ऑप्शन होती है। या तो पहले एक टॉपिक डिस्कस होता है कि इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, नहीं तो वहां पे आके बैठते हैं,
अगर वो सर्कल में बैठते हैं तो राउंड रॉबिन भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी करेंगे। वो आके एक आइडिया, एक प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी डिस्कस करते हैं। समटाइम ये टाइम बॉक्स होती है। टाइम बॉक्सिंग का मतलब ये है, कहा जाता है कि 15 मिनट लगातार ये होगी। टाइम बॉक्सिंग होती है, उसमें आइडियाज जनरेट। यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग का वर्ड आएगा, आप लोगों ने जैसे ये समझ लेना कि आइडियाज भी जनरेट, आइडियाज जनरेट। अब मुझे इशू आ रहा है, किसी और को भी आ रहा है? आवाज नहीं आ रही। जी बुरहान क्या कह रहे हैं? आवाज का बहुत इशू आ रहा है। क्या इशू क्या आ रहा है? मुझे फ्लू हुआ है, उसके अलावा बताएं। नहीं नहीं, उसके अलावा मतलब डिस्टरबेंस है, अब बीच में आवाज कट जाती है। डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है और मतलब क्लियर भी नहीं आ रही, इस तरह जिस तरह दबी हुई होती है आवाज उस तरह आ रही। तो फ्लू। चलो मैं देखता हूँ, दोबारा ऊंचे थोड़े बोलने की अब कोशिश क्लियर करता हुई हूँ। है, अब अब क्लियर क्लियर हुई हुई है, है। शायद माइक में इशू है। मैं दोबारा बताना, अगर इशू हुआ तो मुझे बताना, Yeah. ठीक है? ठीक। अच्छा, ये जो आपने 6 कैटेगरीज बताई हैं, पहले आपने 3 लिखी थी, ये उसके बाद 3 उसी की बकाया नहीं चौथी, नहीं, पांचवी, वो छठी मैंने आपको कैटेगरी है या जस्ट कुछ और है? बताया कि 6 कैटेगरी है टोटल, ठीक है? 6 कैटेगरी टोटल है। अभी आपकी जो है, मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ, लेकिन 6 कैटेगरी में हमने, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज चली गई, आवाज चली गई है बिल्कुल। हेलो, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। जी, अब हल्की आवाज आ रही है अब। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर आइडियाज डिफरेंट आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये टाइम बॉक्स है, 15 मिनट का टाइम होता है आपके पास, आप सब लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। अब इसमें रूल ये होता है, कोई बंदा किसी को ये नहीं कर सकता आपका आइडिया रिडिक्यूल नहीं कर सकता, आपको ये नहीं कर सकता आपका आइडिया ठीक नहीं है, ऑल दोस थिंग्स। ठीक हो गया जी? क्लियर है? आइडियाज जो है अनक्लस्टर्ड होते हैं बिल्कुल भी, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टिकी नोट्स लूं, तो स्टिकी नोट्स अगर आपको बता दिया, एक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड रख देंगे, एक बंदा किस तरह स्टिकी नोट्स लगा देगा, सारे अपनी मर्जी से आइडियाज 15 मिनट में आइडियाज वहां पे लगाते जाएंगे बोर्ड पे, एंड दैट इज इट अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, दैट्स इट अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग। यहाँ तक ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात होती है, ठीक है जी? ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात खत्म हो गई। अब हम आते हैं अगली टेक्निक पे, उसको कहते हैं अफिनिटी डायग्राम। अब सब लोगों ने आइडियाज दे दिए, लेकिन वो जो है वो स्कैटर्ड है। अफिनिटी डायग्राम में करती है, स्कैटर्ड को ना कैटेगराइज कर देती है, प्रॉपर्ली कैटेगरीज में बना देती है, दैट्स इट। अफिनिटी डायग्राम स्कैटर्ड आइडियाज को कैटेगरीज कर देती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोविड की एग्जांपल लूं, कोविड, एक बंदा कहता है जी कोविड से बचने के लिए हाथ ना मिलाएं, गले ना मिले, मूवीज देखने ना जाएं, शॉपिंग सेंटर ना जाएं, ये 8-10 लोगों ने इस तरह आइडियाज दिए। मैं इसको उठा के सारे को एक कैटेगरी बना सकता हूँ, फिजिकल डिस्टेंस। ठीक है, हो सकता है ऐसा अदनान? एग्री? जी हो सकता है। इस तरह फिर एक आदमी कहता है कि आप ग्लव्स पहने, मास्क पहने, ग्लासेस पहने, शील्ड पहने, मैं इसको लिख सकता हूँ पीपीस। ठीक हो गया? यानी कि आप अनस्ट्रक्चर्ड जो आपका डाटा है, जो कि आपका डाटा फैला हुआ है, उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में कर दें, उसको अफिनिटी डायग्राम। यहाँ तक क्लियर है? जी क्लियर है। बुरहान या क्लियर है? जी बुरहान? जी। ओके, आगे मूव करते हैं। इसके बाद क्या होता है, बेसिकली हो क्या रहा है, आपकी एक टीम आ रही है, टीम आके आइडियाज को डिस्कस कर रही है, ऐसा ही हो रहा है। पहले आइडियाज अनस्ट्रक्चर्ड थे, फिर उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में किया। अब अगर टीम सिलेक्टेड टीम है, ठीक है, प्री सिलेक्टेड स्टेक होल्डर है, प्री सिलेक्टेड स्टेक होल्डर्स है, को एक फैसिलिटेटर लीड कर रहे हैं, ठीक है, और हमें पता है कि ये इस बंदे से ये इस तरह वो सिलेक्टेड है, उसको हम कहते हैं फोकस ग्रुप। प्री सिलेक्टेड स्टेक होल्डर्स अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशन में कोई आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उसे कह देते हैं फोकस ग्रुप। अगर लोग बहुत ज्यादा है, मतलब 12 से ज्यादा, 50 या 100 लोग हैं, उसे हम कह देते हैं फैसिलिटेटेड वर्कशॉप। इट इज ऑल्सो लीड बाय फैसिलिटेटर या मॉडरेटर या ट्रेनर, कोई बंदा इसको लीड कर रहा है। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? फोकस ग्रुप में फोकस बंदे होते हैं, 8 से 12 बंदे होते हैं। फैसिलिटेटेड वर्कशॉप में ज्यादा लोग होते हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड सेफ्टी की वर्कशॉप होगी, तो उसमें फोकस लोग नहीं आएंगे, उसमें जो है ना सारी आवाम आती है। ऐसा ही होता है बुरहान।
अदनान, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही। लेकिन अगर हमने वर्क एट हाइट की स्पेशल ट्रेनिंग करनी है तो हम जो बंदों ने जाना है, जिन्होंने ऊपर एक्सट्रीम हाइट पे जाना है, किसी ने हॉट वर्क करना है, हम हॉट वर्क के लिए वेल्डर्स को बुलाएंगे। अगर हाइट पे जाना है तो जिन लोगों ने एक स्पेसिफिक हाइट से ऊपर जाना है तो हम उनको बुलाएंगे, उनके लिए करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली फोकस ग्रुप हो जाएगा। जनरली जब डेली मीटिंग्स प्रोजेक्ट्स में होती हैं तो वो फोकस ग्रुप मीटिंग होती है कि जो टॉप मैनेजमेंट होती है, जो सीनियर मैनेजमेंट होती है, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं हायर मैनेजमेंट में, वो लोग आते हैं। हर बंदा नहीं आता उसके अंदर। अगर आपकी 2000 की टीम है तो सिर्फ 8 10 15 लोग मीटिंग में आते हैं, तो दैट इज फोकस ग्रुप। डू यू हैव एनी क्वेश्चन है? दूसरे ग्रुप का नाम बताइएगा। फैसिलिटेटर ग्रुप है। फैसिलिटेटेड वर्कशॉप, फैसिलिटेटेड वर्कशॉप। ओके ओके। ओके जी। अदनान, यहाँ तक ये टेक्निक्स खत्म होती है। आगे आगे एक टेक्निक आती है जिसको हम कहते हैं डेल्फी टेक्निक। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है जब ये लोग इकट्ठे होते हैं, अब फोकस ग्रुप में आए, हमारा मकसद ये है कि हम आइडियाज के ऊपर एग्री कराएं, ठीक है। आइडियाज के ऊपर एग्री कराएं, लेकिन सम टाइम लोग एग्री नहीं करते, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जो फैसिलिटेटर होता है या कोई और तीसरा निगोशिएटर बंदा होता है, वो एक आइडिया उठाता है और अनोनिमसली, अनोनिमसली का मतलब क्या होता है इतना? इनोनिमसली का मतलब है रैंडमली, नहीं, मतलब हिडन, हिडन, बस सबके सामने। हिडन, यानी कि सामने नहीं करते, ठीक है, सीक्रेटली, नाम बगैर नाम लिए। अनोनिमस होता है जिसका नाम कोई ना हो, तो अनोनिमसली, डिफाइन ना किया वो कि हाँ, कौन डिफाइन ना होगा। किया हो। तो हम बगैर आइडिया बताए कि ये आइडिया किसका है, हम उससे कंसेंसस लेने की कोशिश करते हैं। अगर कंसेंसस ना मिल सके तो फैसिलिटेटर क्या करता है, अलग अलग एक बंदे के पास जाता है, आइडिया पे उनको जो है ना अलग अलग उनको एग्री करवाता है, कंसेंसस लेता है, अलग अलग कंसेंसस लेता है। ये है डेल्फी टेक्निक। क्लियर है? जी हम लोग शुरू हुए थे जी आमिर भाई, जी, अलहदा अलहदा जो है कंसेंसस लेना है, इसको डेल्फी टेक्निक कहते हैं। आपने बेसिकली ना डिसीजन करवानी है, आपने कंसेंसस लेके आना है। डेल्फी टेक्निक इज बेसिकली अ डिसीजन मेकिंग टेक्निक, कंसेंसस बिल्डिंग टेक्निक। जब आप वर्ड सुनेंगे ना पेपर में, कौन सी कंसेंसस बिल्डिंग टेक्निक है, तो वो डेल्फी टेक्निक है। करना क्या है कि अगर तो बगैर, अगर वो अनोनिमसली कह देता है कि ये बताता नहीं है कि ये आइडिया किसका है किसका नहीं, उसको उसके ऊपर एग्री करने की कोशिश करते हैं। यहाँ अलग अलग स्टेक होल्डर के पास जाता है और उनको से वो बारी बारी सबको एक आइडिया पे लाने की कोशिश करता है। क्लियर है बुरहान? बुरहान क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। ओके जी, हमने अभी तक स्टडी किया है ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसके बाद हमने स्टडी किया है, क्या किया उसके बाद, ब्रेनस्टॉर्मिंग, अफिनिटी डायग्राम, डायग्राम, अफिनिटी डायग्राम के बाद फोकस ग्रुप, फैसिलिटेटेड वर्कशॉप, फिर हमने स्टडी की है डेल्फी टेक्निक। अच्छा, अब आ जाते हैं वोटिंग। वोटिंग में अक्सर डिसीजन लेने के लिए ना, आपने आपके पास आइडियाज आ गए, आप डिसीजन लेने के लिए वोटिंग कर देते हैं। वोटिंग में क्या होता है, एक होता है यूनानिमिटी। अदनान, यूनानिमिटी क्या होता है? अदनान, यूनानिमिटी क्या यूनानिमिटी, होता है? यस, यूनानिमिटी का नहीं पता। यूनानिमिटी होता है विदाउट एनी कन्फ्लिक्शन, नो, यूनानिमिटी होता है यूनानिमस। यू आर राइट बुरहान। यूनानिमस ना, हाँ, यूनानिमस बता, यूनानिमस डिसीजन वो होता है जिसके ऊपर सब राजी हो जाए। सब सब राजी, तरह सब सब, तरह इसी को यूनानिमिटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होती है डिक्टेटरशिप, ठीक है, वो क्या होती है? उसमें डिक्टेटर की बात चल जाती है, सबको माननी पड़ती है। जबरदस्ती मनवाना बंदा कुछ। डिसीजन नहीं कर रहा। जबरदस्ती, जबरदस्ती मनवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि आप सब लोग कहें सर के नॉलेज एरिया से पढ़ते हैं, मैं कहता हूँ प्रोसेस ग्रुप से पढ़ते हैं, तो जो मैंने कहना, मैंने अपने अपनी बनवानी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब अदनान, अदनान है यहिया का बॉस, अब अदनान के अंदर 4 5 बंदे और होंगे। अब ये अदनान का लीडरशिप स्टाइल है कि अदनान किस तरह अपनी टीम को लेकर चलता है। हो सकता है कि वो अपनी डिसीजन कर दे, एंड दैट इज फाइन है, या ये होता है ऐसे? कम कम ही होता ओके, अच्छा ठीक है, ये हो गया, यूनानिमस भी हो गया और डिक्टेटरशिप भी होगा। फिर होती है एक मेजोरिटी। मेजोरिटी क्या होता है, अगर 10 लोग हैं, 3 आइडियाज हैं, मिनिमम 6 लोग, मतलब मोर देन 50% एक आइडियाज पे एग्री करें। 3 आइडियाज हैं, ए बी सी,
ठीक है, लेट्स से मैंने कहा 3 आइडियाज है, तो मिनिमम 6 लोग एक आइडिया पे एग्री करें तो आपके पास मेजोरिटी आ जाती है। क्लियर है? इसके बाद आती है प्लूरिटी। ठीक है, प्लूरिटी क्या होती है? अगर 3 आइडियाज है, आपको 50% ना मिले, 4 कम से कम 4 3 3 हो जाए, 5 3 2 हो जाए, यानी कि यहाँ पे आप देखिए आपको मेजोरिटी नहीं मिल रही, मोर देन 50% नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ज्यादा लोग आ रहे हैं इस तरफ, इसको कहते हैं प्लूरिटी। यहाँ तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन? Declare. अच्छा जी, ये फिर एक टेक्निक आती है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। ये टेक्निक बेसिकली इन सारी टेक्निक्स का एक साथ का मिक्सचर है। टीम आती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है, स्टेप 1, स्टेप 2 अफिनिटी डायग्राम करती है। ठीक है, क्या पूरा नाम क्या है इसका? नॉमिनल टेक्निक, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। ग्रुप टेक। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है, स्टेप 1 पे, स्टेप 2 पे अफिनिटी डायग्राम करते हैं, स्टेप 3 पे ये आइडिया को डिस्कस करते हैं, जो भी आइडियाज आपके होते हैं, फिर उन आइडियाज को रैंक करते हैं। ठीक है, और वोटिंग करते हैं, वोटिंग से फिर इसको ये कंप्लीट हो जाती है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। इससे आप वो आइडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, इसमें फिर साथ ही इसके चलती है वेटेड मैट्रिक्स भी, कि वो मैट्रिक्स बना लेते हैं जिसमें नंबर दे देते हैं 1 2 3 4, उसके हिसाब से उसको ऐड कर लेते हैं। इस तरह की टेक्निक्स 2 3 और चलती हैं। अभी तक कोई कंफ्यूजन हो? क्योंकि बड़ी आसान सी सिंपल सी बेसिक चीज है, लेकिन मैं स्लो स्लो जा रहा हूँ क्योंकि अदनान ने एक बड़ी अच्छी बात बताई है कि मुझे चीजें, कि मेरा रोज का काम है, तो मैं फिर जल्दी भी चला जाता हूँ। तो अदनान, सो फार सो गुड। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। एक होती है फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन क्या होता है अदनान? फैसिलिटेशन क्या होता है? फैसिलिटेशन किसी भी मामले में फैसिलिटेट करने के प्रोसेस। फैसिलिटेट करना, जैसे मैं मोस्टली आप लोगों को ना ट्रेनिंग कर रहा होता, अभी मैं ट्रेन कर रहा हूँ, लेकिन मैं मोस्टली फैसिलिटेट कर रहा होता हूँ कि अदनान अब आप पढ़ो, अब आप पढ़ो, अब आप पढ़ो। मेरा जो टीचिंग का स्टाइल है ना, ट्रेनिंग का स्टाइल है, वो मोस्टली ऑनलाइन पे फैसिलिटेशन का है। तो जब आप खुद पढ़ रहे होते हो ना, तो आप ज्यादा इंटरेक्टिव रहते हो। यानी मैंने यही कहना, अब आप पढ़ो, अदनान आप एक्सप्लेन कर दो। तो इससे क्या फायदा होता है बुरहान बोला मुझे? एक तो टीम वर्क भी होता है और दूसरा ये कि जब अब खुद बंदा इन्वॉल्व होता है तो ज्यादा हाँ, सीखता है। अब आप लोगों ने वीडियोस भी बंद की हुई है, अब मुझे नहीं पता कौन बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, कौन सा कर रहा है। ऑल दो आप लोगों ने, ये पेड ट्रेनिंग है, इट्स नॉट मैंडेटरी ट्रेनिंग, लेकिन फॉर मी आई हैव टू मेक इट इंटरेक्टिव, तो मैं फैसिलिटेशन करता हूँ पे। ठीक हो गया जी? क्लियर है? जी, क्लियर। अच्छा, फिर एक होता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? तो किसी भी कंफ्लिक्ट पॉइंट अराइज के हुआ ऊपर तो कहीं कंफ्लिक्ट आ जाए तो हाँ, अब सोर्सेज ऑफ उसको कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व क्या करें। होते हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बताना चाहिए। ठीक हो गया? फिर आती है मीटिंग्स। किसी भी चीज के लिए मीटिंग्स कर ले, उसको कहते हैं मीटिंग्स। क्लियर है यहाँ तक? जी, फिर आपकी आती है एक्सपर्ट जजमेंट। एक्सपर्ट जजमेंट क्या होती है? आप किसी भी काम के लिए एक्सपर्ट को बुलाते हैं। ठीक है, आप एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं किसी भी काम के लिए, दैट इज एक्सपर्ट जजमेंट। ठीक हो गया? बिल्कुल। क्लियर है? जी, ओके, हम आगे चलते हैं। एक्सपर्ट जजमेंट जो है वो कंफ्लिक्ट की सूरत में ही आएगी ना। नहीं, आप कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में नहीं है, जरूरी नहीं है कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में। आप एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं किसी भी चीज के लिए। फॉर एग्जांपल, आप प्रोजेक्ट चार्टर करना है ना, आप प्रोजेक्ट चार्टर बनाने वाले एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, वो डिस्कशन करेंगे कि ये चीज हमने कैसे करनी है। ठीक हो गया? ये चीजें बड़ी डिटेल में आपके नोट्स में जहाँ जहाँ टूल्स एंड टेक्निक आएंगी ना, उसमें डिस्कस होंगी। अच्छा जी, यहाँ तक कोई किसी को कंफ्यूजन हो? अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके ऊपर, नोट्स के ऊपर। इनपुट्स में है बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, जिसमें बिजनेस, सिर्फ 2 टाइप के बिजनेस डॉक्यूमेंट है, एक बिजनेस केस और एक आपका बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान। ये दोनों का पता है आपको? पढ़ चुके हैं क्या चीजें हैं जी अदनान, जी पढ़ बुरहान? चुके हैं। जी जी। ओपीएस, ओपीएस क्या है पता है आपको? क्लियर है? हाँ जी, जी एंटरप्राइज क्लियर एंड है। मैन्युफैक्चर है, क्या पता है? एग्रीमेंट्स, बिल्कुल। एग्रीमेंट्स में क्या होता है ये भी आपको पता है? आप एग्रीमेंट बनाते हैं कि एग्रीमेंट करना है आप, है ना? ये एग्रीमेंट्स आपसे पहले होते हैं, यानी कि पहले हुए होते हैं। फिर आपके टूल्स एंड टेक्निक है, एक्सपर्ट जजमेंट और मीटिंग, ये भी क्लियर है। फिर इंटरपर्सनल टीम स्किल्स में आता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, फैसिलिटेशन। डाटा गैदरिंग में आती है ब्रेनस्टॉर्मिंग, फोकस ग्रुप और इंटरव्यूज। ये टूल्स एंड टेक्निक्स भी क्लियर हो गई।
क्लियर है अदनान? बिल्कुल अच्छा, clear है। आउटपुट में आ जाता है प्रोजेक्ट चार्टर, अजम्पशन लॉग। अजम्पशन लॉग में क्या होता है, हम अज्यूम करते हैं जो भी चीजें हमने प्रोजेक्ट के स्टार्ट में, मिडिल में, जहां पे भी चीजें अज्यूम की हुई है ना, हम अजम्पशन लॉग में डालते रहते हैं कि भाई ये हमने चीज अज्यूम की है, ये इस बंदे ने कहा था ये चीज ऐसी होगी, विदाउट फैक्ट्स हमने अज्यूम कर लिया। दैट इज अजम्पशन लॉग। अच्छा, या इसको प्लीज पढ़िएगा, इनपुट्स थोड़ी सी डिस्कस करते जाए साथ साथ। जी, enterprise environmental factors include but are not limited to government or industry standards, legal and regulatory requirements, marketplace conditions, organizational culture. Business documents, business case determine whether or not the project is worth the required investment. Agreements. When a project is being performed for an external customer, it also includes agreement with the project manager to start working on the project. जी, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अच्छा जी, कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट चार्टर आगे देखते हैं हम लोग। कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट चार्टर में क्या होता है कि ये मैंने अभी आप लोगों को असाइनमेंट देनी है, इसको बड़े ध्यान से समझें। अभी आप लोग अभी करेंगे असाइनमेंट ना, नियरली 10 को बजे, तो इसमें समझ ले क्या क्या चीजें आती हैं। प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन, प्रोजेक्ट क्राइटेरिया, हाई लेवल रिक्वायरमेंट, रिस्क, सारा कुछ ये हाई लेवल आ जाता है आपका। नेम ऑफ द अथॉरिटी, ये 10 कम से कम कंटेंट आपने बनाने हैं। आप प्रोजेक्ट चार्टर बनाएंगे, ठीक है, तीनों मिलके एक प्रोजेक्ट चार्टर, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें होंगी। क्लियर है यहाँ तक अदनान? जी, क्लियर। ओके, अच्छा जी। अब बेसिकली मैंने ये दो नोट्स जो है ना कंबाइन किए हुए हैं, ये मैं खुद क्लास में पढ़ाता था और ये मैं देता था लोगों को ना प्रिंट आउट के तौर पे, तो मैं दोनों आपको यहाँ से गो थ्रू करा दूंगा क्योंकि ये बड़े डिटेल्ड है। अगर आप सिर्फ ये नोट्स पढ़ लेंगे ना तो आई थिंक कि आपका पीएमपी क्लियर हो सकता है, लेकिन आई डोंट राइट इट एनीवेयर, आई डोंट रिकमेंड दैट मच, बट दिस इज बट स्टूडेंट हैज गिवन मी फीडबैक कि मेरे नोट्स पढ़ के सिर्फ तक क्लियर हो जाता है। इसमें बेसिकली बुक से बने हैं ना, 4-5 बुक्स मिला के। जी प्लीज अदनान रीड। Develop project charter formally authorizes existence of a project and provide PM authority to apply organizational resources to project activities. Authorizes a project, provide PM authority, authority to use organizational resources. ओके, Issued and signed by project initiator or sponsor or external authority, customer, department head or PM. अच्छा जी, आगे प्लीज। Provides a direct link between the project and the strategic objectives of the organization. PM should be assigned as early as possible, preferably while charter is defined. This process is performed once or at predefined points in the project. Project charter contains business need, high-level requirements, summary milestones, summary budget, high-level risks, project manager assigned. अच्छा जी, ये प्रोजेक्ट इसमें सारा कुछ ये होना चाहिए। अच्छा जी, आईटीटीओस, हम बिजनेस डॉक्यूमेंट हमें पता है, एग्रीमेंट, ईएफ, ओपीएस पता है कि कुछ डिस्कस करना है? ये पता। बुरहान? अच्छा जी, बिजनेस केस में क्या क्या होता है, ये सारी चीजें हमें ये पता है ऑलरेडी। अगर आप पढ़ना चाहें दोबारा पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं, ओपीएस, टूल्स एंड टेक्निक, एक्सपर्ट जजमेंट। बुरहान प्लीज पढ़िएगा, ये टूल्स एंड टेक्निक जैसे पढ़ेंगे एक दफा ना तो फिर पक्का हो जाएगा। प्लीज रीड कीजिएगा। Develop project charter, TNT, tools and techniques, expert judgment. Assess inputs, business case, agreements, etc. used to develop project charter. Can be applied to all technical and management details during the process. Industry expertise, technical expertise, financial or costing expertise, project management expertise. Organizational strategy, benefit management, technical knowledge of the project, duration and budget estimation, risk identification. Experts, SME, other units within organizations, consultants, other stakeholders including customer, professional and technical associates, industry groups, PM. अच्छा जी, ये एक्सपर्ट जजमेंट आपको क्लियर होगी इतना बुरहान? अब SME क्या है? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अच्छा, ये ना मैंने अक्सर जगह ये लिखी होती शॉर्ट फॉर्म, तो मुझे बता दीजिएगा जहाँ पे ना, अगर आप पढ़ भी रहे हो तो
ना पता चले मैं उस वक्त अगर मैसेज देखूंगा रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों को। अच्छा जी, डेटा गैदरिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फोकस ग्रुप, इंटरव्यू। जी ब्रेनस्टॉर्मिंग रीड कीजिएगा बुरहान। Data gathering, brainstorming. Data gathering and creativity technique that can be used to identify risks, ideas, or solution issues. Generate and collect multiple ideas related to project and product requirements. Formula identification, prior activity. Idea generation, idea analysis or selection, decision making. Implementation, post activity. Idea generation and idea analysis or selection are part of a brainstorming session, while problem identification occurs before session and implementation occurs after session. ओके जी, इसमें कोई कंफ्यूजन है? मेरा क्वेश्चन है इसमें कि जो हमारा आइडिया एनालिसिस सिलेक्शन है, तो ये वोटिंग और एफिनिटी डायग्राम्स वगैरह, तो ये सब कुछ फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग का पार्ट नहीं बन जाता? अच्छा, मैंने यही बताया कि कुछ ऑथर्स जो है ना, कुछ ऑथर्स कहते हैं कि सिर्फ ये वाला हिस्सा आता है, मैं उनके साथ एग्री करता हूँ। कुछ ऑथर्स कहते हैं ये भी आता है, ठीक है। फॉर मी ये वाला हिस्सा भी जो है ना, ये आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग आता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर सिर्फ इतना हिस्सा आता है, लेकिन कुछ ऑथर्स ये भी कहते हैं, तो मैंने इसलिए जो कंबाइन लिखा हुआ है, लेकिन फॉर मी ब्रेनस्टॉर्मिंग इज दिस। ठीक हो गया? ओके जी, फोकस ग्रुप अगर क्वेश्चन आ जाता तो हमें किसके साथ जाना चाहिए, बेटर कौन सा? आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन वो कभी पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं करेगा, वो क्वेश्चन इस तरह करेगा, आइडियाज आर बीइंग जनरेटेड, व्हिच टेक्निक इज बीइंग यूज्ड, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फोकस ग्रुप, फैसिलिटेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कौन सा आंसर होगा? ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये कभी भी नहीं करेगा कि अब वो, अगर वो ये कहेगा ना कि आइडियाज आर बीइंग कैरेक्टराइज्ड और स्ट्रक्चर्ड, आइडियाज हैव ऑलरेडी बीन जनरेटेड, नाउ दे आर बीइंग स्ट्रक्चर्ड, their structure is being given to them. Which technique is this? Brainstorming, affinity diagram, focus group, or Delphi technique? तो क्या आंसर होगा? Affinity diagram. Affinity diagram. ठीक है, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर उसमें अगर वो लिखा होगा तो जो उसकी डेफिनेशन है वही चीज होगी। ठीक हो गया जी? फोकस ग्रुप प्लीज अदनान पढ़े। Bring together pre-qualified stakeholders and SME to understand their expectations and attitudes. Train moderator develop a discussion by asking predefined questions. Discussion is focused around a topic, project risks, success criteria, etc. Pros हैं इसके has fixed agenda, more structure. Cons हैं इसके trained moderator required, less control. लेस कंट्रोल और focus group कि अगर कोई सीनियर बंदे बैठे हुए हैं ना, फॉर एग्जांपल आई रिमेम्बर आई वेंट टू अ ट्रेनिंग, अब जो ट्रेनिंग वाले पीएमपी की ट्रेनिंग करवाने गया था, वहाँ पे जितने प्रोजेक्ट मैनेजर थे सारे के सारों की 50 साल से उम्र थी, 10 से 12 लोग थे, तो वो उनमें से एक सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर था, तो वो हर बात में ना आगे आता था, तो आपको कंट्रोल फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है करना। प्लस दूसरा कंट्रोल ये भी हो जाता है कि जब आप ज्यादा उसको स्ट्रक्चर्ड करते हैं ना, यानी इसके दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है, दूसरा मतलब ये है कि आप पार्किंग लॉट नहीं कर सकते, आप न्यू आइडियाज डिस्कस नहीं कर सकते, एक ही आइडिया उसी पे हमने उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर। ठीक है, पीएमपी में टर्मिनोलॉजी शायद नजर आया आपको, पार्किंग लॉट। अगर आप एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, कोई बंदा और टॉपिक पे बात शुरू करता है ना, तो आपने एक साइड पे रखा होता है पार्किंग लॉट, कि ये आज का टॉपिक ये नहीं है, आप इसको पार्किंग लॉट लिख दें, अगर हमें टाइम मिलेगा तो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक। ठीक हो गया? ओके ओके, आगे प्लीज पढ़िए। अदनान प्लीज। ये स्लाइड तो स्पॉन्सर्स, फोकस ग्रुप्स हैं, स्पॉन्सर, बिजनेस एसएमई, प्रोसेस एक्सपर्ट, बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है जी। अप्रोचेस क्या करते हैं? अच्छा, अब आगे आ गया इंटरव्यूज। इंटरव्यूज स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ठीक है, और इंटरव्यूज की सबसे बड़ी, कभी भी अगर इंटरव्यूज की बात आएगी ना, इंटरव्यूज 1-on-1 होते हैं, प्लस इंटरव्यूज तब हम इस्तेमाल करते हैं हमने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकलवानी है। ठीक हो गया? इंटरपर्सनल एंड टीम स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, फैसिलिटेशन, मीटिंग मैनेजमेंट। अच्छा जी, मीटिंग्स सिंपल होती है, प्रोजेक्ट चार्टर, अजम्पशन लोग आ जाता है। प्रोजेक्ट चार्टर में क्या होता है अदनान प्लीज रीड कीजिएगा। Formally authorizes a project and provide PM with authority to apply organizational resources to project.
project purpose or justification, measurable objectives and success criteria, high level requirements, high level project description, boundaries and key deliverables, high level risks. Summary milestones, summary budget, initial stakeholder list, project approval requirement, exit criteria, assignment of project manager, responsibility of project manager and authority level of project manager. Project charter is signed by a project sponsor. ठीक है. assumption लोग इस तरह का assumption लोग होता है कि हम assume करते हैं कि रिसोर्स रहेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे. हम ये assume करते हैं हमें ये रिसोर्स मिल जाएगा, ये भी assumption है. फॉर एग्जांपल अगर हमें आज से 2 महीने बाद 50 टन की क्रेन चाहिए, we will assume कि हमें मिल जाएगी. Now this can be true, this can be wrong, लेकिन we assume it. ठीक है. It's a list point which are believed to be true but not proven. Strategic and operational assumption identified in business case will be added to project charter. Low level assumptions are generated through project life cycle. This log is used to record all assumptions and constraints. You can use these templates if you want. जी हमने पढ़ा है प्रोजेक्ट चार्टर की डेफिनेशन, बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान, बिजनेस केस, ये सारा कुछ. इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताएं. प्रोजेक्ट सिलेक्शन टेक्निक्स जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद कैटेगराइज करके आते हैं. नहीं बिजनेस केस के अंदर आता है ना कि बिजनेस केस हमने किस बेस पे सिलेक्ट किया, हमारी कॉस्ट क्या है, वो प्रोजेक्ट सिलेक्शन टेक्निक्स काउंट होती है. ठीक हो गया. इसलिए उन्होंने बिजनेस केस बड़ा डिटेल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया होगा. ये है प्रोजेक्ट सिलेक्शन टेक्निक्स कि उसकी आप नीड डिफाइन करते हैं, सारा कुछ चेक करते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू क्या, फ्यूचर वैल्यू. अच्छा आपको ना इन चीज़ों की सिर्फ नाम पता होना चाहिए. प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली मैं आपको वैसे बता देता हूँ. प्रेजेंट वैल्यू क्या है कि इसकी आज कीमत क्या होगी. लेकिन बात क्या है, अगर आप आज किसी को 1 लाख रुपया देते हैं और वो कल को आपको 1 लाख रुपया देता है 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद, क्या आज का 1 लाख रुपया और 1 साल का 1 लाख रुपया बराबर होता है? नहीं. नो वेरी करेक्ट. क्योंकि इन्फ्लेशन रेट पे अगर आज आप 1 लाख रुपए का हमेशा कम ही होगा, हमेशा कम होगा. इसलिए फ्यूचर वैल्यू कंसीडर करती है कि आज का 1 लाख रुपया कल कितना होगा. नेट प्रेजेंट वैल्यू करता है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कि हमें असल में पैसे कितने मिल रहे हैं. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न चेक करता है कि अगर आप डिस्काउंटेड रेट पे जाते हैं आपको क्या फायदा होता है. पे बैक पीरियड होता है, सिंपल सा होता है कि आपने 1 लाख रुपया लगाया, इसके पैसे में कितने सालों में मिलेंगे. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जैसे नाम शो कर रहा होता है, कॉस्ट बेनिफिट को चेक करता है. बस के इतना आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये ना आपसे कैलकुलेशन से पूछेगा. अच्छा जी, वेरी इंपॉर्टेंट. आपको हर नोट्स के एंड, हर प्रोसेस के एंड पे होपफुली कोटेशन मिलेगी व्हिच विल हेल्प यू मोटिवेट योरसेल्फ, कीप मूविंग फॉरवर्ड. अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? हमने प्रोजेक्ट चार्टर पढ़ा है, प्रोजेक्ट चार्टर में तक कोई किसी का कोई क्वेश्चन? जी चाहे एक प्रोजेक्ट मेरा टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन है कि जिस तरह प्रोजेक्ट चार्टर वगैरह ये चीजें आप कल कह रहे थे कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर इन चीजों को मैं याद करने की तरफ जाऊं तो अक्सर चीजें इस तरह जो कि नहीं होती याद. क्या याद लेकिन समझ आई हुई है तो याद क्या करना है आपने अपना. फॉर एग्जांपल जिस तरह किसी चीज के ना आपने कोई कैटेगरी दी हुई है. फॉर एग्जांपल मैं उसकी EEF का आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि उसके नीचे आपने कुछ फैक्टर्स मेंशन किए हुए, इंटरनल फॉर एग्जांपल इंटरनल फैक्टर्स मेंशन किए हुए. ठीक है. और ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ. मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इंटरनल कौन सी चीजें कि कंपनी के अंदर की जो चीजें, जो उसका माहौल है, जो उसका कल्चर है, जो उसकी पॉलिसीज ऑलरेडी बनी हुई हैं, वो इफेक्ट करती हैं. लेकिन इस तरह की कोई ऐसी चीज है जो कैटेगरीज के अंदर से क्वेश्चन आ जाए, सब कैटेगरीज के अंदर के भाई कौन सा फैक्टर? बिल्कुल. वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम आपका एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर है कि ओपी है? क्या कह रहे हैं? सॉरी, वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम. जी एंटरप्राइज ऑथराइजेशन सिस्टम. जी आपकी आवाज कट रही है. वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम ऑथराइजेशन सिस्टम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये दो मुझे बता दो सिर्फ. वर्क
ऑथराइजेशन सिस्टम जो है वो तो उसमें आएगा, ओपीए में आएगा। सर्च फॉर इट, दोबारा चैप्टर रिव्यू कीजिएगा, ये लिखा होगा वहां पे ना, फिर आप मैसेज पे तीनों जवाब दे दीजिएगा मुझे, ठीक है। आपसे अगर वो पूछेगा ना, वो पूछेगा लेसन लर्न किस में आते हैं, वो पूछेगा वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम किस में आता है, वो पूछेगा गवर्नमेंट किस में आता है, कल्चर किस में आता है, ठीक है। वो आपसे पूछेगा मार्केट कंडीशंस किस में आती हैं, वो पूछेगा आपसे कि परमिट टू वर्क किस में आ गया, प्रोजेक्ट में। ये मैंने 6-7 चीजें बता दी हैं, इंशाल्लाह इसके बाहर नहीं पूछेगा वो आपसे, ठीक है। और ये आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको ओपीए की अंडरस्टैंडिंग है ना, तो आपको ये पता होनी चाहिए। ओके, ये प्रोजेक्ट चार्टर का एग्जांपल है, आपके नोट्स पे पेज नंबर 167 पेज पे मैंने ये डाला हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया। आप लोगों ने, अभी हम स्टेक होल्डर का टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोगों को होपफुली 10 बजे हम ब्रेक करेंगे, आप लोगों के पास ये टाइम होगा, आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट चार्टर तीनों ने मिलकर मुझे बना के देना है, ठीक है। आप लोगों ने डिसाइड करना है प्रोजेक्ट क्या है, ये पूरा आपने मुझे बना के देना है। पिक्चर लेनी है तो ले लें, वरना आप बाद में पेज नंबर रेफर कर सकते हैं, और मैं उसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस करूंगा। और कोई ऐसा प्रोजेक्ट चार्टर बनाना है कि हम उसको आगे लेके चल सके, ठीक हो गया। Okay. ऑल एग्री? जी। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन सो फार? जी, किसी को सवाल है? नहीं No. अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ, आप टॉपिक लिख लीजिएगा। अब मैं जा रहा हूँ टॉपिक, जो बुक के टॉपिक है उसमें 13.1 पे इनिशिएशन का दूसरा टॉपिक है स्टेक होल्डर, ठीक है। अच्छा जी, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? Any person who can influence, who can affect, who can be affected, or who perceive can be affected. ओके, ओके, वेल डन। स्टेक होल्डर्स जी, अब उनको मैनेज करना क्यों जरूरी होता है? अदनान प्लीज रीड। Project stakeholder management includes the processes required to identify the people, groups, or organizations that could impacted by the project, to analyze their exceptions impact on the project, and to develop strategies for effectively engaging stakeholders in project decisions and execution. Stakeholder management also focuses on continuous communication with stakeholders. अच्छा जी, 4 प्रोसेसेस होते, हम लोग इसके अंदर ना स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में 4 प्रोसेसेस होंगे। आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, प्लान स्टेक होल्डर, मैनेज, मॉनिटर। हमने आइडेंटिफिकेशन वाला पढ़ना है। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, सारे स्टेक होल्डर्स को डिफाइन करते हैं, सारे स्टेक होल्डर को, ठीक है, लिमिट नहीं करते। आगे फिर हम इंश्योर करते हैं कि उन स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट रहे, हम उनको रिव्यू करते रहते हैं और उनसे कंसल्ट करते रहते हैं, ठीक हो गया। आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, हमने उनको चेक करना है क्या है। ये स्टेक होल्डर की एक डेफिनेशन, एन इंडिविजुअल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन who may be affect or affected by decision activity। अच्छा, who may affect be affected by decision, इसमें एक और चीज ऐड कर लें, who perceive, यानी कि डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होते, लेकिन वो परसीव करते हैं कि हमें इफेक्ट हो गए, हम हो सकते हैं, ठीक है। वो स्टेक होल्डर्स आते हैं, स्पेशली इन सिंध, इन, मैं कहूँगा पाकिस्तान, ये बड़ा ज्यादा इशू होता है कि लोग इफेक्ट हो नहीं रहे होते, वो परसीव करते हैं कि हम स्टेक होल्डर्स हैं, वो बड़ा मसला डालते हैं। ऑल ऑफ दीज आर स्टेक होल्डर्स, जो सारे नीचे लिखे हुए हैं। अच्छा, की कॉन्सेप्ट क्या है स्टेक होल्डर्स का, कि आपने सारे स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना है, उनके साथ उनके साथ स्टार्ट अर्ली एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, इन्वॉल्व ऑल टीम मेंबर्स, उनको साथ एंगेजमेंट लेके चलनी है। प्रोजेक्ट कैन अफेक्ट स्टेक होल्डर पॉजिटिवली और नेगेटिवली, ठीक हो गया। ट्रेंड्स एंड इमर्जिंग प्रैक्टिसेस क्या है, कि प्रोजेक्ट टीम कॉन्टिन्यूसली स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होती है, उनको पार्टनर बनाती है, को क्रिएशन करती है, रेगुलेशंस, बॉडीज वगैरह ये सारी हो जाती है। स्टेक होल्डर की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनकी कल्चर डाइवर्सिटी हो सकती है, आपने उनको समझना है। हो सकता है कि आप कुछ और कह रहे हो, कुछ और समझे, तो कल अगर आप मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, स्पेशली अगर आपके लिए मैं दान बात करूं, आप विंड स्पेशलिस्ट है, आप जाते हैं मिडिल ईस्ट में, आपके साथ एक इंडियन आता है, आपके साथ एक बंगाली आता है, एक इंडोनेशियन आता है, एक सऊदी आता है। अब उन
उनकी डिफरेंट कल्चर्स है। अब मैं आप लोगों से पहले मेरी एक सऊदी के साथ ट्रेनिंग थी, मैं उनके साथ टोटली इंटायरली ऑब्वियसली इंग्लिश में बात करनी है, लेकिन जो मेरा इंग्लिश का एक्सेंट होता है वो इंटायरली डिफरेंट होता है। उससे पहले यानी तकरीबन सुबह के टाइम मेरी एक ऑस्ट्रेलियन के साथ ट्रेनिंग होती है। अब जो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है उनके साथ मेरे इंग्लिश का जो टोन है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। और मैं बड़ा सेंसिटिव होके कोई कल्चरल कमेंट नहीं करता, ठीक है। आपने कॉम्प्लेक्सिटी देखना है, स्टेक होल्डर्स कितने हैं, कैसे हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आपने अपने एटमॉस्फेयर उनके अकॉर्डिंगली करनी है, आपने ट्रांसपेरेंसी रखनी है। अच्छा जी, प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट होता है कि उनको आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है, डेवलप करना कि स्ट्रेटेजी आपकी उनके लिए है क्या। अच्छा, आइडेंटिफाई हमने अभी सिर्फ पढ़ना है आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, आपने उन सबको चेक करना है जो भी इस प्रोजेक्ट से इम्पेक्ट हो सकते हैं, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा जी, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स क्या है अदनान प्लीज? The process of identifying regularly the people, groups, or organizations that could impact or be impacted by a decision, activity, or outcome of the project, and analyzing and documenting relevant information regarding their interests, involvement, influence, and potential impact on project success. Inputs in project charter, business documents, project management plan, communications and stakeholder engagement plan, project documents, agreements, OPA, EEF. Tools and techniques, data gathering, data analysis, stakeholder analysis, document analysis, data representation, stakeholder mapping, representation, expert judgment, and meetings. Outputs क्या हैं जी? Stakeholder register, change requests, project management plan updates, project documents updates. हर 49 प्रोसेसेस है ना, हर प्रोसेस की एक मेजर आउटपुट होती है। आपने जब भी उस प्रोसेस का नाम सुनना है तो आपके ज़हन में आना चाहिए इसकी आउटपुट आएगी। इस प्रोसेस की मेजर आउटपुट क्या है याया? आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर की, हमने स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ, तो इसकी आउटपुट क्या है? उसके स्टेक होल्डर रजिस्टर बनता है, वेल डन। उनके हमें स्टेक होल्डर रजिस्टर इज द आउटपुट। अच्छा, हम टूल्स एंड टेक्निक की बात कर देते हैं, डेटा एनालिसिस। हम सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे हम लोग उनको एनालाइज करके उनकी लिस्ट बनाते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू रिप्रेजेंट स्टेक होल्डर्स, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा यूज इस्तेमाल होता है वो होता है पावर इंटरेस्ट मॉडल। इस मॉडल के पहले क्वाड्रेंट में कौन लोग आएंगे? जिनका पावर भी ज्यादा है और जिनका प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट भी ज्यादा है। ये इट कैन बी इंटरेस्ट, इट कैन बी इन्फ्लुएंस। अच्छा, इसमें कौन आएंगे? जिनका इंटरेस्ट ज्यादा है लेकिन पावर कम है, ऐसा ही है। इसमें वो आएंगे जिनका दोना कुछ नहीं है। इसमें वो आएंगे जिनके पास पावर बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट उनका नहीं है। ऐसा ही है, 4 क्वाड्रेंट 2x2 का क्वाड्रेंट ऐसा ही होता है हमेशा। अच्छा, अब आपने इनको ना बड़ा ध्यान से लेके चलना है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स। अब इन लोगों को ना, जिनके पास पावर नहीं है लेकिन इन्फॉर्मेशन है, इनको बस कीप इन्फॉर्म, इनको इन्फॉर्मेशन दे के रखें, उसी से जो है ना खुश रहते हैं। अब ये लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है ना, बस इनको वॉच लिस्ट में एक लिस्ट बना लें कि भाई ये लोग हैं, कभी इनमें से कोई आपकी इम्पोर्टेंट। आवाज कट रही है आमिर भाई बहुत ज्यादा। अच्छा, लेट मी चेंज माय इंटरनेट प्लीज। अब आवाज मेरी ठीक आ रही है? ये प्लेयर अच्छा, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। ये चीजें क्लियर होगी थी कि ये इन लोगों को आपने मैनेज करना है क्लोजली, इनको हर चीज बतानी है, साथ लेके चलना है, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद जिनके पास पावर नहीं है, इंफॉर्मेशन उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, इनका इंटरेस्ट होता है, उनको आप बताते रहा करें, कीप देम इन्फॉर्म। जिनके ना पास ना पावर है ना उनका कोई इंटरेस्ट है, बस उनको एक वॉच लिस्ट बना ले, लिस्ट में रखे उनको कि भाई ये भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करना है, कल को मसला बन सकते हैं ये। अब जिनके पास पावर बहुत है उनका इंटरेस्ट नहीं है, ये कौन लोग होते हैं? गवर्नमेंट। यस, स्पॉट ऑन। गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इस लिस्ट में आती है। गवर्नमेंट का कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है, इनको आपने सेटिस्फाई रखना होता है, ठीक हो गया? क्लियर है? ओके। अच्छा, अच्छा फिर इसके बाद आपके जो इन्फ्लुएंस होते हैं,
डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस कैसे हो सकती है कि एक स्टेक होल्डर कोई आपके ऊपर भी होते हैं, स्टेक होल्डर आपके नीचे भी होते हैं। ऊपर कौन हो गया? प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, आपकी टीम के हेड। नीचे कौन हो गया? आपकी प्रोजेक्ट की टीम या आपके सबऑर्डिनेट। राइट साइड पे भी होती है, लेफ्ट साइड पे भी होती है, आपकी बाकी टीम्स भी होती हैं। अच्छा, एक आपका मॉडल आता है जिसे हम कहते हैं सेलियंस मॉडल। जैसे पढ़ लेते हैं। ये पावर इंटरेस्ट ग्रिड एक्सप्लेन हो गया, ये क्लियर है? या क्लियर है? जी जी डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस क्लियर है? सेलियंस मॉडल क्या होता है? जी। ये 3D बेसिकली बनता है, इसमें 3 फैक्टर आ जाते हैं। इसमें पावर, अर्जेंसी और लेजिटिमेसी 3 चीजें आ जाती है बेसिकली ना। तो ये आमिर भाई, आपने सॉरी टू इंटरप्ट, आपने अपवर्ड और डाउनवर्ड बताया था, आउटवर्ड और साइडवर्ड नहीं बताया। अच्छा, आउटवर्ड क्या है कि जो बाहर के लोग हैं आपके बेसिकली ना, ये अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट, साइड, लेफ्ट और साइडवर्ड दोनों होता है। साइडवर्ड राइट लेफ्ट हो गए जो आपके पीयर्स हैं। आउटवर्ड वो हो गए जो आपकी कंपनी में नहीं है लेकिन बाहर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के लोग हो गए। ठीक है, ओके ओके हो गया। सेलियंस मॉडल क्या है? पावर। ये 3D मॉडल होता है जो जिसमें 3 फैक्टर्स बेसिकली, जिसमें भी 3 आ जाए 3D मॉडल काउंट हो जाता है वो। कि पावर कितनी है, अर्जेंसी कितनी है और लेजिटिमेसी कितनी है, हम इसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पीएमपी के लिए सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि सेलियंस मॉडल में 3 चीजें आती है। और क्या क्या चीजें आती है अदनान? अदनान जी, ओके गुड। अच्छा, ये आपका पावर इंटरेस्ट, अर्जेंसी है और लेजिटिमेसी। ये पावर हेलो। इंटरेस्ट ग्रिड आ गया। अच्छा, अब स्टेक होल्डर रजिस्टर आपके पास आउटपुट आती है। उसमें क्या होता है? सारे स्टेक होल्डर्स के नेम होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, पोजीशन, उनकी पूरी डिटेल होती है। फिर आप उसको असेसमेंट करते हैं कि इनकी इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, हर स्टेक होल्डर चाहता क्या है और किस फेज में। अब प्रोजेक्ट के डिफरेंट फेज है ना, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, लाइफ साइकिल के कौन से हिस्से में इसको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अच्छा, फिर आप क्लासिफाई करते हैं इंटरनल कौन सा, एक्सटर्नल कौन सा है, ये प्रोजेक्ट को सपोर्ट कौन सा कर रहा है और न्यूट्रल कौन सा है। ठीक हो गया? क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं कोई हम। confusion? अच्छा जी, ये एक ना जैसे कहते हैं लाइन डायग्राम, ये बेसिकली टाइमलाइन शो करती है। ये एक मॉडल पढ़ा था मैंने, उसी के ऊपर लिख दिया, वैसे जस्ट पॉइंट बताने के लिए है। स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करने का फायदा क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट सक्सेस में बहुत कामयाब करता है। राइट स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करना प्रोजेक्ट की सक्सेस का सबसे बड़ा स्टेप होता है। और स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना ये प्रोजेक्ट मैनेजर की जिंदगी आसान कर देता है। ठीक है, अब ये है आपका इन्फ्लुएंस मॉडल। ये आप लोगों ने चैप्टर 3 में भी पढ़ा था। प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट टीम, स्पॉन्सर पढ़ा था ना, कि आपका इन्फ्लुएंस कहाँ से कहाँ तक जाता है। G1, G2, जी, G3 बना दिया है। कम होता रहता है। हाँ, अच्छा, लेकिन आपका इन्फ्लुएंस कम होता है लेकिन आपको उनको देखना पड़ता है। ठीक है, अच्छा जी। आइडेंटिफाई पीपल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन दैट कुड इम्पैक्ट और गेट इम्पैक्टेड बाय डिसीजन। ठीक है, ये सारे वो लोग होते हैं। एनालाइजिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, इन्फ्लुएंस एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन प्रोजेक्ट सक्सेस। आईटीटीओस इसके प्रोजेक्ट, अगर इसमें से कोई एक्सप्लेन करना तो मुझे प्लीज बता दे तीनों। 10 सेकंड्स है आपके पास। ओके ओके। जी, प्रोजेक्ट चार्टर, बिजनेस डॉक्यूमेंट, पीएमपी प्लान, डॉक्यूमेंट्स, ओबीएफए, टूल्स एंड टेक्निक। अच्छा जी, एक्सपर्ट तो क्लियर हो गया है मेरा ख्याल है। ठीक है, डेटा गैदरिंग में ब्रेनस्टॉर्मिंग। अच्छा, क्वेश्चन एंड सर्वे टेक्निक आती है। ये बुरहान क्या होता है यार? क्वेश्चन है जिसके अंदर हम एक क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बना लेते हैं और उसको फिल करवा देते हैं, सर्वे एनालिसिस कर देते हैं बिल्कुल ठीक है। जिसकी जिसके ठीक है, ऑप्शंस के ऊपर कंसेंसस ज़्यादा होता है। ठीक है। फिर आपके पास एक आते हैं टेक्निक डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में क्या करते हैं? आप डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस करते हैं, स्टेक होल्डर्स को चेक करते हैं, लेसन लर्न्स क्या होते हैं उन सबको देखते हैं। ये आपका डेटा एनालिसिस आ जाता है। ठीक है, आप स्टेक होल्डर देखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रोल्स, वो प्रोजेक्ट में क्या चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, पोजीशन क्या, एटीट्यूड क्या, एक्सपेक्टेशंस क्या है। ठीक है, नॉलेज क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, राइट्स क्या है, लीगल राइट्स क्या है, ऑनरशिप क्या है, नॉलेज, कंट्रीब्यूशन। अच्छा, डेटा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पावर इंटरेस्ट मॉडल, डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस, ये सेलियंस मॉडल आ जाता है। ठीक है, इसको तीन
सर्कल्स में बना देंगे, इसको अक्सर 3D भी कहते हैं। स्टेक होल्डर क्यूब, ये भी एक जो आपका क्यूब की फॉर्म में आप स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर देते हैं। अच्छा जी, पावर इंटरेस्ट, पावर इन्फ्लुएंस, पावर इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस, ये 3 मॉडल आ जाते हैं। अदनान लीड कीजिएगा प्लीज। Stakeholder mapping and representation through power or impact on y-axis and interest or influence on x-axis. Power interest grid, grouping based on level of authority, power and level of concern, interest regarding the project outcomes. Power influence grid, grouping based on level of authority, power and their active involvement, influence in the project. Impact influence grid, grouping based on ability to affect projects planning or execution, impact and their active involvement, influence in the project. अच्छा जी, डेटा रिप्रेजेंटेशन, ये आप सिर्फ आपको ना कोई भी मैट्रिक्स होगा ना 2x2 का, पावर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस, जो भी बोल देता है वो, इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस आ जाता है, आपको 2x2 का मैट्रिक्स बनाना आना चाहिए कि जहाँ पे दोनों हाई हैं, पावर और इंटरेस्ट या जो भी 2 फैक्टर्स है हाई हैं, आपने उन लोगों को मैनेज करना है क्लोजली। ठीक है, जहाँ पे एक जो है जिस पावर है वो हाई है, इंटरेस्ट जो है वो खास नहीं है, लेकिन पावर है वो कुछ भी कर सकते हैं, आपने उन लोगों को सेटिस्फाई रखना है। जिसने भी गवर्नमेंट की बात की थी, बड़ी अच्छी बात की थी कि गवर्नमेंट को सेटिस्फाई रखना पड़ता है, वरना पता है आप लोगों को, जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए या इंटरेस्ट चाहिए, तो उनको आपने सिर्फ ना इन्फॉर्म करना है। अब देखिए, आप कीप सेटिस्फाई और कीप इन्फॉर्म, इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग। ठीक है, तरीका डिफरेंट है, लेकिन आपका काम सेम जा रहा है। समझ आ रही है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है? Okay. जी क्लियर है। अच्छा, जहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आपने सिर्फ उनको वॉच लिस्ट में रखना है, मॉनिटर रखना है। डॉक्यूमेंट इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, आइडेंटिफाई कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन स्टेक होल्डर, डिटरमिन लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड। अच्छा जी, ये आपका पावर इन्फ्लुएंस का चार्ट आ गया, सेम थिंग। ठीक है, अब आप बना लेंगे आइडेंटिफाइंग पावर एंड लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस। कोई भी 2x2 का मैट्रिक्स होगा, आप बना सकते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना होगी इसमें कभी? नहीं। वो जो मर्जी 2 फैक्टर दे दे, आपने सिर्फ देखना है और उसको मैनेज करना है उसके अकॉर्डिंगली ना। अच्छा, ये इनवर्ड आउटवर्ड ये क्लियर हो गया, डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस। जी। अच्छा, स्टेक होल्डर क्यूब, इसमें क्या हो जाता है जी, एक सेवियर हो जाता है कि आप अपने स्टेक होल्डर्स को ना क्लासिफाई कर देते हैं कि उनके एटीट्यूड पे, उनके पावर पे, इंटरेस्ट पे, नेगेटिव से पॉजिटिव साइड पे ना। अब ये देखें, जो इस तरफ आएंगे वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है, फिलहाल पॉजिटिव है या ओके है। जो नेगेटिव साइड पे होंगे वो आपके लिए मसला बन सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें सेवियर, कि ये बंदा प्रोजेक्ट स्पॉन्सर हो सकता है, आपको इसकी जरूरत होती है, किसी वक्त बचा दे। फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंड है आपका, एक्वेंटेंस के साथी है आपके साथ। ठीक है, स्लीपिंग जाइंट, कभी भी ये बंदा खामोश है लेकिन इसकी जरूरत पड़ सकती है। अब इसी की ऑपोजिट देखें, टाइम बॉम्ब, स्लीपिंग जाइंट है, ये पॉजिटिव है, इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट टाइम बॉम्ब, फ्रेंड, फ्रेंड है, ट्रिप वायर। पॉइंट समझ में आ गया कि स्टेक होल्डर क्यूब क्या होता है? ये पीएमपी के स्कोप में बहुत काम में आता है, लेकिन जस्ट मैंने ऐड किया था, मुझे ये चीज अच्छी लगी थी। क्लियर है? जी क्लियर। जी। आप देखें ना, इसमें 3 फैक्टर्स हैं, पावर, एटीट्यूड, इंटरेस्ट। अच्छा जी, इसमें भी 3 फैक्टर है। आप इसको डायग्राम की शॉप में भी कर सकते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं। वेन डायग्राम बोलते थे हम इसको। वेन डायग्राम। हाँ जी वेन डायग्राम। हाँ, हमने एक जो बना दिया। सेट्स। हाँ, पावर, एक पावर, अर्जेंसी और लेजिटिमेसी पे। पावर का मतलब है एबिलिटी टू इम्पोज देयर विल, हम इसे कहते हैं डोरमेंट स्टेक होल्डर्स। दूसरा क्या है? डिस्क्रेशनरी स्टेक होल्डर, उनकी जो है पावर है, उनके पास ना नीड फॉर इमीडिएट अटेंशन है। अब इसमें हो सकता है कि भाई इमीडिएट अटेंशन है पर पावर ना हो, तो हम लोग नहीं देखते उनको। ठीक है, लेकिन जिनकी पावर भी है और उनको उनकी लेजिटिमेसी भी है, उनको जरूरत भी है, तो वो डोमिनेंट स्टेक होल्डर बन जाते हैं। फिर एक है अर्जेंसी, मुफ्त में मांग रहा है जी। ठीक है, अब ये डिमांडिंग स्टेक होल्डर है, लेकिन अगर ये इनके पास इनकी पावर भी है और ये इनकी अर्जेंसी भी है, तो ये क्या बन जाते हैं? डेंजरस स्टेक होल्डर्स। डेंजरस स्टेक होल्डर्स, क्लियर है? नजर आ रहा है? जी। ठीक है। अच्छा, अब वो लोग जिनकी लेजिटिमेसी और अर्जेंसी है लेकिन पावर नहीं है, वो क्या बन जाते हैं? डिपेंडेंट स्टेक होल्डर्स। ठीक है, और जो तीनों चीजों में आ जाते हैं ना, दे आर डेफिनेट। डेफिनेट। और जो डेफिनेट।
और जो इन तीनों डायग्राम्स में नहीं आते वो क्या होते हैं? आउटसाइड नॉन स्टेक होल्डर्स। नॉन ठीक है, स्टेक। सेलियंस मॉडल क्लियर हो गया आपको? हाँ जी। आई होप सो। अच्छा जी, ये उसको फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको जरा समझाते हैं मुझे बुरहान को। यही कह रहा था, आप समझाएं प्लीज, क्या मतलब है इसका? हाँ, इसमें यह है कि हमारे पास तीन तरीकों से हम उसको करते हैं। एक सेलियंस मॉडल में तीन हमारे फैक्टर्स होते हैं, पावर, अर्जेंसी और लेजिटिमेसी। अगर सिर्फ पावर है हमारे पास और बाकी दोनों फैक्टर्स नहीं है तो हम डोमिनेंट स्टेक होल्डर हैं। अगर हमारे पास पावर भी है और लेजिटिमेसी भी है तो हम डोमिनेंट स्टेक होल्डर बन जाते हैं। अगर हमारे पास पावर है और अर्जेंसी है तो हम फिर डेंजरस स्टेक होल्डर बन जाते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास ये ना सिर्फ आपने जी लास्ट स्लाइड एक्सप्लेन किया, बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहे हैं सही। यहाँ पे एक चीज और नोट करें ना, कि मैंने इसमें ग्रीन, येलो और रेड कलर बनाया होगा। इसका क्या मतलब होता है? इंटरनेशनली ग्रीन, रेड, येलो, रेड का मतलब क्या होता है? ग्रीन बिल्कुल स्मूथ, मतलब कोई कम इतना कम कम खतरा, ये ज्यादा खतरा, और ये कम। बहुत खतरा। ठीक है, जी ग्रीन जो इसमें आते हैं ना, डोरमेंट स्टेक होल्डर, डिस्क्रिशनरी स्टेक होल्डर, डिमांडिंग। इनके एक, ये सिर्फ एक चीज में है। लेकिन जो डोमिनेंट है, ठीक है, डेंजरस, डिपेंडेंट, ये और कैटेगरी बढ़ती जा रही। फिर जो 7 नंबर में, दे आर डेफिनेट स्टेक होल्डर, उनके पास 3 एट्रीब्यूट है, हाई सेलियंस है, इमीडिएट प्रायोरिटी है। 2 एट्रीब्यूट, मॉडरेट सेलियंस, ऑलवेज एक्सपेक्टिंग समथिंग। 1 एट्रीब्यूट, लो सेलियंस, डू नथिंग, कोई खास मसला नहीं है। फर्दर क्लियर हुआ ये मॉडल? प्लीज आस्क क्वेश्चन इफ इट्स नॉट क्लियर। जी बुरहान, अदनान, याहिया? ठीक है। क्लियर। ओके, हम मीटिंग्स करते हैं, मीटिंग में फैसिलिटेटेड वर्कशॉप, मीटिंग में हम चेक करते हैं कौन स्टेक होल्डर है, वेरियस स्टेक होल्डर निकालते हैं, आउटपुट में स्टेक होल्डर रजिस्टर जाता है। जी यही आप प्लीज पढ़ते हैं, स्टेक होल्डर रजिस्टर क्या होता है? Stakeholder register, a project document including identification, assessment, and clarification of project stakeholders. Identification: name, organizational position, location, and contact details, role on the project. Assessment: major requirements, expectations, potential influence, most influence or impact. Classification: internal, external, impact, influence, power, interest, upward, downward, outward, sideward, etc. नेम डेजिग्नेशन का इसका अगर हमने एक शीट बनानी हो तो अच्छा, टेबल बनाना हो तो नेम डेजिग्नेशन कंपनी। प्लीज टेक अ पिक्चर इसकी के प्रोजेक्ट चार्टर बनाने के बाद आप मुझे एक स्टेक होल्डर रजिस्टर भी बना के देंगे। ठीक है ना, मिनिमम 10 स्टेक होल्डर्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं, कोई भी बना दें, जैसे मर्जी बना दें, एक्स ए बी सी बना दें, जो मर्जी बना। प्लीज टेक पिक्चर्स, ये तीनों ने मिलकर एक्सरसाइज करनी है अभी। ओके क्लियर? क्लियर हो गया जी। आगे चेंज रिक्वेस्ट आती है। चेंज रिक्वेस्ट क्या आती है? कोई भी चीजें चेंज होती है तो चेंज रिक्वेस्ट आती है। द इनिशियल आइटरेशन ऑफ आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर विल नॉट जनरेट चेंज रिक्वेस्ट, लेकिन जब दोबारा आएंगे तब ये चेंज रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। अच्छा जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल प्लान, ये मदर ऑफ ऑल प्लान होती है। इसमें आपके 10 मेजर प्लान, 3 बेस लाइन्स और 5 और प्लान होते हैं। 18 प्लान टोटल इसमें होते हैं। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान, ये सारे प्लान ये अपडेट होता है, डॉक्यूमेंट्स आपके अपडेट हो जाते हैं। हमने इसमें ये चीजें की हैं, किसी में कोई कंफ्यूजन है किसी को, तो प्लीज बताएं। लास्ट स्लाइड थोड़ी हमने जल्दी नहीं की, उसमें जो प्रोसेसेस वगैरह थे उनको हमने ये डिस्कस नहीं किया। ये हाँ जी, यहाँ से पीएमपी मतलब ये आप चीजें बता रहे थे कुछ टेक्निक्स वगैरह। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर ना काफी चीजें आती हैं, अलोंग द वे हम पढ़ेंगे ना। अभी अगला टॉपिक हमारा वही आ रहा है, तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलें ठीक। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स भी आपका सारी चीजें क्लियर आ जाएंगी। ठीक हो गया? एनी कंफ्यूजन सो फार? नो ओके, every person you will meet today has a lesson to teach, a story to share, and a dream to live. अच्छा जी, we will take 3 minutes 3 to 5 minutes ब्रेक। ठीक है, इसके बाद मैं आपको प्लानिंग का प्रोसेस हम शुरू करेंगे, इंटीग्रेशन में हम जाएंगे, हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। उसके बाद फिर होपफुली देखते हैं आगे पढ़ना है कि आप आगे आपको असाइनमेंट देनी है। ओके, 5 मिनट्स ब्रेक है। ओके अच्छा जी, पॉज। इंटीग्रेशन क्या होता है?
प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है एज ए इंटीग्रेटर, यानी उसने सारी चीज़ों को कंबाइन करना होता है, ठीक है। उसका काम होता है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स के साथ ऑब्जेक्टिव्स पूरे कराना, टीम को साथ लेके चलना, हर नॉलेज प्रोसेस को करना, ऑब्जेक्टिव लेके चलाना, ये इंटीग्रेशन का काम है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं डेवलप, अब हम पढ़ रहे हैं इसको अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ग्रुप्स। तो हम पढ़ रहे हैं डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हमने पहले क्या पढ़ा है? डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर। इनिशिएशन में 2 प्रोसेसेस हैं, डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर। प्लानिंग के अंदर 24 प्रोसेस है, ठीक है। आप लोगों ने ये याद करना है। क्या पेज नंबर था? 65? किसी को याद है? आवाज आ रही है? हेलो, पेज नंबर किसी को याद है? क्या पेज नंबर था उस ग्रिड का? मुझे पूरी ग्रिड थी इसके अंदर 63 हाँ ये 64। ये देखें, इनिशिएशन के अंदर ये था, 2 प्रोसेसेस हैं, 24 प्रोसेसेस है प्लानिंग में। अब हम प्लानिंग के सारे प्रोसेस पढ़ेंगे। 10 प्रोसेसेस हैं एग्जीक्यूशन में, 12 प्रोसेसेस है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, और 1 प्रोसेस है क्लोजिंग में। टोटल 49 हो गए प्रोसेस। अब हम डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट वे टू स्टडी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बट आई एम 100% श्योर ऑल ऑफ यू आर गुड स्टूडेंट, यू विल कंसिडर इट। टेलरिंग कंसिडरेशन क्या है? अदनान जरा प्लीज रीड करते हैं। अदनान, सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही। टेलरिंग कंसिडरेशन रीड कीजिएगा प्लीज। Tailoring considerations, project life cycle, development life cycle, management approaches, knowledge management, lessons learned. Trends and emerging practices, uses of automated tools, use of visual management tools, project knowledge management, expanding the project manager's responsibilities, hybrid methodology. हमने टेलर्ड करना है अपने प्रोसेस को अकॉर्डिंग टू द नीड, ट्रेंड्स एंड इमर्जिंग प्रैक्टिस ये हैं। प्रोजेक्ट चार्टर हम पढ़ चुके हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान क्या है? या प्लीज। Develop project management plan, the process of defining, preparing, and coordinating all subsidiary plans and baselines and integrating them into a comprehensive project management plan. सारे प्लान जिसमें आ जाते हैं और मिला के एक प्लान बनता है। इसमें क्या क्या आता है? या प्लीज रीड। Project management plan contents vary upon application area. It is progressively elaborated. Explain how plan is executed, monitored, and controlled and closed. Project management plan integrates and consolidates the subsidiary management plan and baselines. Description of tools and techniques selected for use. How work is executed. How change is monitored and controlled. How is configuration management performed? How are performance measurement baseline maintained? How are communications established? How are risks managed? How is quality managed? ये सारा कुछ, यानी सारा काम कैसे करना है, ये प्लान इस प्लान के अंदर होता है। आईटीटीओस क्या है? इसके प्रोजेक्ट चार्टर आता है, सारे प्रोसेसेस से आउटपुट आती है आपके पास ना। बेसिकली जब आप पहली दफा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बना रहे होते हैं तो बाकी किसी प्रोसेस से आउटपुट नहीं आती। जितने प्लान्स बनने हैं ना क्वालिटी का, यानी कि स्केड्यूल, स्कोप, स्केड्यूल, कॉस्ट, क्वालिटी, रिसोर्स, कम्युनिकेशन, रिस्क, प्रिक्योरमेंट, स्टेक होल्डर, 10 प्लान्स खाली कागज आ जाएंगे कि 10 प्लान्स बनने हैं, ठीक है। रिस्क रजिस्टर आ जाएगा, चीजें आ जाएंगी। फिर आपकी ईएफ ओपीएस साथ चलेगा, एक्सपर्ट जजमेंट, डाटा गैदरिंग, टीम स्किल्स, आउटपुट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। प्रोजेक्ट चार्टर पता है, आउटपुट फ्रॉम अदर प्रोसेसेस, बाकी सारे प्रोसेसेस आउटपुट आती है। 9 बेसिक प्लान है, 9 नॉलेज एरियाज, टोटल 10 नॉलेज एरिया ना, इसके अलावा 9 नॉलेज एरिया, 9 बेसिक प्लान, स्कोप मैनेजमेंट से स्टेक होल्डर के अंदर एक 3 बेस लाइन है। आई वुड से 10 बेसिक प्लान है, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान भी आता है, स्कोप में 2 प्लान है, बट बुक कहती है 9 बेसिक प्लान, 3 बेस लाइन्स। अच्छा जी, अभी देखें ये 5 आपके प्रोसेस ग्रुप है, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड क्लोजिंग। इनिशिएशन हम पढ़ लिया, हम प्लानिंग में है। अदनान में ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा? नहीं, ये सही है। ओके जी, पर्पस ऑफ द प्लान क्या होता है कि इसने सारे चीजों को कम्युनिकेट करना होता है, स्ट्रक्चर देना होता है, गाइडलाइंस देनी होती है, बेसलाइंस देनी होती है। अच्छा जी, इसमें प्रोजेक्ट की अप्रोच होती है कि काम करना क्या है, बेसलाइंस क्या होती हैं, जितने आपके
ट्रिपल कंस्ट्रेंट से हर कंस्ट्रेंट की अपनी बेसलाइन बन जाती है, स्कोप बेसलाइन, कॉस्ट बेसलाइन, स्केड्यूल बेसलाइन। ये बताता है काम करना कैसे, मॉनिटर कैसे करना है, चेंजेस अगर आती हैं चेंजेस को बेसलाइन कैसे करेंगे, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, कम्युनिकेशन करेंगे क्या, प्लान को लेके चलना कैसे, सब्सिडरी प्लान्स क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्लान को बनाना। जब तक प्लान अप्रूव नहीं होता प्रोजेक्ट मैनेजर को काम करना नहीं चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पल्ले से बांध लें ये बात। एग्जाम बड़े घुमा घुमा के सवाल पूछेगा कि अभी शुरू नहीं हुआ लेकिन काम कर दे, नो, जब तक प्लान अप्रूव नहीं होगा काम शुरू नहीं करना। अच्छा जी, ये सारे प्लान इसमें आते हैं, स्कोप, रिक्वायरमेंट, स्केड्यूल, कॉस्ट, क्वालिटी, रिसोर्स, कम्युनिकेशन, स्टेक होल्डर, रिस्क, प्रोक्योरमेंट। 1 2 3 4 5 6 ये 10 प्लान आ जाते हैं, 3 बेसलाइन आ जाती है, स्कोप बेसलाइन, स्केड्यूल बेसलाइन, कॉस्ट बेसलाइन। ठीक है जी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का ओवरव्यू क्या होता है, ये सारा काम लेके चलता है। बुरहान स्पेशली फॉर यू, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बताता है काम कैसे करना है। प्रोजेक्ट स्केड्यूल में होता है एक्टिविटी माइलस्टोन्स क्या है। प्रोजेक्ट स्केड्यूल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एक चीज नहीं होती, ठीक है। ये बताता है कि बेसलाइन से डेविएशन कैसे करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे, प्रॉब्लम्स कैसे देखेंगे। प्रोजेक्ट स्केड्यूल इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, इट इज नॉट अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में मैं कंसल्टेंसी करने जाता हूँ, उनसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान मांगता हूँ, वो स्केड्यूल पढ़ा देते हैं। बुरहान, आर यू विद अस? जी मैं सुन रहा हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में यानी सारे प्लान आ जाते हैं, एचएससी प्लान सारा भी, क्वालिटी प्लान सारा भी, कुछ सारा कुछ सारा सारा कुछ आ कुछ जाता है। और मैंने बेस और स्केड्यूल में सिर्फ और सिर्फ आपका बेसलाइन स्केड्यूल आता है, इसमें बस एक्टिविटीज लिस्ट आउट होगी। बस ठीक है। पीएमपी में आप एचएससी का वर्ड नहीं सुनेंगे, रिस्क रिस्क। रिस्क, अच्छा ठीक है, एचएससी रिस्क में आती है। एचएससी इज अ पार्ट ऑफ रिस्क, लेकिन दैट इज अ डिफरेंट ठीक थिंग, है। पीएमपी की टर्मिनोलॉजी नहीं है वो। अच्छा जी, पीएमपी प्लान की डेफिनेशन क्या है बुरहान, प्लीज पढ़ते हैं। Process of defining, preparing, coordinating and integrating subsidiary plans। अब इसी इसमें को आते मैंने हैं पीएम, इसी प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट प्लान में आती हैं जी। इसी को मैंने ना पिक्चोरियल फॉर्म में लिखता हूँ, प्रिपेयरिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डिफाइनिंग and integrating other plans. Document that defines the basis of all the project work, how it will be performed. ITTOs, ठीक है। प्रोजेक्ट चार्टर, आउटपुट, EF, OPA। प्रोजेक्ट चार्टर हमें पता है क्या है, आउटपुट बाकी सारे प्रोसेसेस से आउटपुट आती है। जिस तरह ये आइटरेटिव प्रोसेस होता है, यानी एक दफा प्लान बनता है, जैसे बाकी प्लान बनते हैं इसमें अपडेट्स होती जाती है। जैसे कोई बाकी प्लान बनेगा, स्कोप स्कोप का प्लान बनेगा, इसमें अपडेट आएगी, रिक्वायरमेंट अपडेट आएगी, स्केड्यूल अपडेट आएगी, कॉस्ट अपडेट, क्वालिटी, ये सारी हर दफा अपडेट्स आती जाएंगी। बेसलाइंस बनती है, अपडेट आती जाती है। टूल्स एंड टेक्निक, एक्सपर्ट जजमेंट, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज एक्सपर्ट जजमेंट, डेटा गैदरिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फोकस ग्रुप, इंटरव्यूज। अदनान, चेकलिस्ट क्या होता है? चेकलिस्ट के अंदर जितने भी आपके टास्क होते हैं उन सबका वो लिस्ट डाउन होते हैं और आपने चेक करना होता है कि कितने आपने परफॉर्म किया। या बुरहान, चेकलिस्ट इज क्लियर? माइलस्टोन को ये चेकलिस्ट कह सकते हैं, किसको? माइलस्टोन। नहीं, माइलस्टोन इज माइलस्टोन कैन आल्सो बिकम अ चेकलिस्ट के 20 माइलस्टोन तो चेक करते जाएं, लेकिन चेकलिस्ट इज अ टूल जो आप कभी भी मेंटेनेंस करने के लिए, चीजें चेक करने के लिए क्या क्या किया है क्या नहीं, वो आप चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेनिंग करनी हो, मैं क्या देखता हूँ कि मेरा माइक चल रहा है, चेक, मेरा कैमरा चल रहा है, चेक, मेरे नोट्स अलाइंड है, चेक, मैंने आज जो पढ़ाना है मैंने उसकी प्रिपरेशन की है, चेक। तो ये सारी लिस्ट बन जाती है, जो कोई भी काम करना हो आप उसे चेकलिस्ट बना सकते हैं। फर्दर वी आल्सो लुक हियर, it's a list of items you need to verify, check और inspect. It can guide development of PMP के PMP प्लान में ये सारी चीजें होनी चाहिए, मतलब 10 plans, 3 baselines ये होनी चाहिए। It help PM to verify all requirement information is including in the PMP. Organization have standard checklist. PMP can use checklist from the industry. फोकस ग्रुप पढ़ लिया हम लोगों ने, इंटरव्यूज पता है हमें, इंटरपर्सनल टीम स्किल्स पढ़ चुके हैं, मीटिंग्स अब पढ़ चुके हैं, आउटपुट आता है PMP प्लान। जी प्लीज पढ़ेगा अदान। Describes how project will be executed, monitored, controlled, and closed. Integrates and consolidates all subsidiary plans and baselines. PMP contents: project authorization, project development approach, predictive, agile, etc. Life cycle phases, project baseline, scope, schedule, cost, subsidiary plans, process tailoring, performance measurements, integrating all baselines, management review points. अच्छा जी, सब्सिडरी प्लान कौन कौन से हैं? स्कोप, रिक्वायरमेंट, तस्वीर ले इसकी, आपने अभी असाइनमेंट में ये प्लान, पहले प्रोजेक्ट चार्टर बनाना है, फिर स्टेक होल्डर रजिस्टर बनाना है, फिर आपने पीएमपी प्लान बनाना है। पीएमपी प्लान में सिर्फ ये 10 लिख दीजिएगा, ये चीजें इसके अंदर ये आते हैं।
ये भी इसके अंदर आ जाएंगे साथ साथ। और ये एडिशनल कंपोनेंट्स हैं, 3 बेसलाइंस हैं। ठीक हो गया। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के कंपोनेंट्स है, 18 कंपोनेंट। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स 34 टाइप के होते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए 10 मेजर प्लान है, 3 बेसलाइंस है, बाकी की जरूरत है याद करने की, ये खुद ही याद हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता याद कोई नहीं करना आपने। रिव्यू, हमने पढ़ा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान क्या था, कैसे डेवलप करना है, एटीट्यूड क्या है, कैसे स्टार्ट करना है, प्रोसेस टेलरिंग क्या है, सब्सिडरी प्लान कौन से हैं, बेसलाइंस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है। एनीवन हैज एनी कंफ्यूजन? जी, एनीवन हैज एनी कंफ्यूजन? या अदनान, बुरहान अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। नो। ओके, नाउ आप लोगों को मैं एक ब्रेकआउट रूम में भेज रहा हूँ।